हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं थोरैक्स और थोरैक्स के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस इन जनरल यूनिवर्सिटी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ओवरऑल इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, बट कभी कभी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और वो शॉर्ट नोट भी इंडिविजुअली अपना आता है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस के ऊपर। तो अगर तुम्हें ईसोफेगस के ऊपर मेनली तुम्हें कुछ पढ़ना है तो तुम कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस पढ़ सकते हो, बाकी इतना ज्यादा ईसोफेगस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं अपन ईसोफेगस को। तो अपन सबको पता है कि ईसोफेगस जो होता है वो अपना फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टमक से। ठीक है, जब भी अपन कोई खाना खाते हैं तो पहले वो जाता है अपने फेरिंग्स के अंदर और फिर वहां से अपना अपना स्टमक के पास खाना जाता है वाया दिस ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इस अपनी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ये ट्यूब। ठीक है, तो इट इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो कनेक्ट करती है अपनी फेरिंग्स को स्टमक से। ठीक है, अब ईसोफेगस को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पार्ट ईसोफेगस का नेक के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन सर्वाइकल पार्ट, जो अपना थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन थोरेसिक पार्ट, और जो अपना एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे डायफ्राम को क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा एब्डोमेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ईसोफेगस ट्यूब है ना, उसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल पार्ट जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फिर अपना थोरेसिक पार्ट जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मेनली सबसे जो बड़ा पार्ट है वो यही है, और फिर एब्डोमिनल पार्ट जो 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, काफी छोटा सा होता है। अब जो मेन टॉपिक है ईसोफेगस का, दैट इज अपना कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये अपनी जो ये 25 सेंटीमीटर लंबी जो ट्यूब है ना ईसोफेगस की, ये कहीं कहीं से क्या होती है, नैरो होती है इस तरीके से ना, ये इस तरीके से नैरो हो जाती है, मतलब इसका जो ल्यूमन है वो थोड़ा थोड़ा नैरो हो जाता है, और इस नैरोविंग ऑफ द ल्यूमन को ही अपन बोलते हैं कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं अपनी 4 जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपने ईसोफेगस के अंदर 4 जगह ऐसी है, 4 एरियाज ऐसे हैं जहां पे अपनी कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती है, मतलब नैरोइंग ऑफ ल्यूमन हो जाता है। ठीक है, किस किस वजह से होता है ये कंस्ट्रिक्शंस वो देखनी है अपन को। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस क्या होता है, नैरोड पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस बिकॉज ऑफ सराउंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। कोई ना कोई स्ट्रक्चर है एनाटॉमी का, मतलब कोई ना कोई मसल हो गई, कोई ना कोई अपनी ब्लड वेसल हो गई बड़ी सी, या कोई जैसे अपना ट्रेकिया वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो है वो अपने इस थोड़ा सा दबा देते हैं उस वाली रीजन से, उस वजह से वहां पे कंस्ट्रिक्शंस आ जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब अपनी 4 कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है ईसोफेगस की। अब ये जो कंस्ट्रिक्शंस होती है ना, इनका डिस्टेंस मेजर होता है अपना अपर इंसीजर्स से। ठीक है ना, मतलब जो अपने अपर इंसीजर्स होते हैं यहां से डिस्टेंस मेजर होता है, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन कितनी दूर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अपन जैसे इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब अपन इंडोस्कोपी करते हैं ना, मतलब अपन को ईसोफेगस को अपन को देखना है कि उसके अंदर कोई मान लो ट्यूमर तो नहीं है या फिर कुछ भी, तो अपन जब इंडोस्कोप डालते हैं ना तो यहीं से उसका डिस्टेंस मेजर होता है कि इंडोस्कोप कितना अंदर जा चुका है, मतलब कौन सी कंस्ट्रिक्शन आने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 6 इंचेस तक अपन ने इंडोस्कोप अंदर डाल दिया है तो अपन को आइडिया लग जाता है कि 6 इंचेस के बाद में अपनी क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अपन अपर इंसीजर से मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने 3 चीजें देख ली कि नैरोड पार्ट को अपन कंस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, 4 होती है ये, और इनका डिस्टेंस मेजर होता है अपर इंसीजर टीथ से। ठीक है, चलो तो अब कौन कौन सी 4 कंस्ट्रिक्शंस है वो देख लेते हैं। तो 2 कंस्ट्रिक्शंस तो अपनी, एक तो ओपनिंग के ऊपर मतलब जहां से ईसोफेगस शुरू होता है वहां पे प्रेजेंट होती है, और एक जहां पे ईसोफेगस एंड होता है वहां पे होती है। ठीक है, और 2 बीच में होती है। तो पहली जो अपनी कंस्ट्रिक्शन है उसको अपन बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन ये होती क्यों है, क्रिकोफेरेंजियस मसल की वजह से। ठीक है, ये जो ईसोफेगस होता है उसको शुरुआत में ही यहाँ पे क्रिकोफेरेंजियस मसल वाइंड करके रखती है, उस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन रहती है। तो जहां पे अपना फेरिंग्स और ईसोफेगस मीट करते हैं ना, वहीं पे होती है मसल, तो इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये लोकेटेड होती है फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पहली जो अपनी कंस्ट्रिक्शन है उसको बोलते हैं अपन क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन। इट इज लोकेटेड 6 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर एट द फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन। इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ द क्रिकोफेरेंजियस मसल। मतलब देखो, ये अपना जैसे ये अपर इंसिजर है, यहां से अपना 6 इंचेस नीचे अगर अपन आते हैं तो अपन को यहाँ पे अपनी मसल दिखती है क्रिकोफेरेंजियस मसल, और इस क्रिकोफेरेंजियस मसल की वजह से ही यहाँ पे अपनी एक कंस्ट्रिक्शन रहती है, इसको बोलते हैं अपन क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ना ये फेरिंग्स है अपना, और फेरिंग्स और ये नीचे ईसोफेगस, तो यहाँ पे जो जंक्शन है वो है अपना फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन। तो पहली कंस्ट्रिक्शन होगी अपनी क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद अपन अगली कंस्ट्रिक्शन देखते हैं, तो वो होती है अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा की वजह से, और इस कंस्ट्रिक्शन को अपन बोलते हैं ऑर्टिक आर्च कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जब अपना आर्च ऑफ ऑर्टा ऐसे आर्च करता है तो ये थोड़ा सा ईसोफेगस को दबा देता है, उस वजह से वहां पे कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो ये होता है अपना 9 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर। ठीक है ना, तो अगला है अपना ऑर्टिक आर्च कंस्ट्रिक्शन। इट इज लोकेटेड 9 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर वेयर द ईसोफेगस इज क्रॉस्ड बाय द आर्च ऑफ ऑर्टा। ठीक है, आर्च ऑफ ऑर्टा इसको क्रॉस करता है तो वहां पे थोड़ा सा दबा देता है वो ईसोफेगस को, उस वजह से जो अपनी सेकंड कंस्ट्रिक्शन आती है, और उस कंस्ट्रिक्शन को अपन बोलते हैं ऑर्टिक आर्च कंस्ट्रिक्शन।
थर्ड है अपनी, जैसे अपना ट्रेकिया बाइफरकेट होता है, तो बाइफरकेट होने के बाद ये दो मेन ब्रोंकस या फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस होता है ना, वो थोड़ा सा इसोफेगस को दबा देता है, उस वजह से अपनी थर्ड कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट मेन ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन या फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये अपना 11 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर प्रेजेंट होता है, 11 इंचेस। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं लेफ्ट मेन ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन जो है इट इज लोकेटेड 11 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर वेयर द इसोफेगस इज कंप्रेस्ड बाय द लेफ्ट मेन ब्रोंकस। लास्ट अपनी जो कंस्ट्रिक्शन है वो होती है अपनी डायफ्राम के अंदर। ठीक है, तो एट द एंड तो अपना जो इसोफेगस है वो डायफ्राम के अंदर, ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम के थ्रू ही तो वो एब्डोमेन के अंदर पास करता है। ठीक है, अपन ने डायफ्राम पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने 3 मेन ओपनिंग्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक अपनी वेना कावल ओपनिंग, ऑर्टिक ओपनिंग एंड इसोफेजियल ओपनिंग। तो जो इसोफेजियल ओपनिंग होती है जो अपनी T10 के लेवल पर प्रेजेंट होती है, तो इस इसोफेजियल ओपनिंग जो होती है ना, यहां से जब इसोफेगस पास होता है तो थोड़ा सा दब जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? इट इज लोकेटेड 15 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर वेयर द इसोफेगस पियर्सेस द डायफ्राम थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो एक बार अपन डिस्टेंसेस वापस देख लेते हैं। तो क्रिकोफेरेंजियल जो अपनी कंस्ट्रक्शन है वो 6 इंचेस बिलो द अपर इंसिजर होती है। ठीक है, फिर ये वाली 9 इंचेस आर्च ऑफ ओर्टा वाली, फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकस वाली 11 इंचेस, और लास्ट वाली अपनी जो डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन है वो अपनी 15 इंचेस। ठीक है, तो ये तुम्हें डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है इनकी। ठीक है, तो मेन ये कंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम अगर इतना पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अब अपन कंस्ट्रक्शंस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो देखो, अगर अपन मान लो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट वगैरह स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, तो जब मैंने स्वेलो कर लिया उसको, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो वो मोस्ट लाइकली वो लॉज हो जाता है अपनी इन कंस्ट्रिक्शंस के ऊपर। ठीक है, मतलब जहां पे कंस्ट्रिक्शन है ना, मतलब बाकी पार्ट तो इसका मान लो थोड़ा वाइड है, वहां से तो पास हो जाएगा वो, बट जहां पे कंस्ट्रिक्शन होती है ना, वहां पे ये लॉज हो जाता है। ठीक है, और इन जनरल क्या होता है, जब ये इसोफेगस होता है ना, मेनली अपना पिचका हुआ ही रहता है, ट्यूब खुली हुई नहीं होती, ठीक है, ट्यूब पचकी हुई सी होती है। जब अपन खाना वाना खाते हैं ना, तो ये खाना जो होता है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स के थ्रू नीचे जाता है। ठीक है ना, तो ये पहले ही अपना नैरो होता है बहुत ज्यादा, और उन नैरो के अंदर और अगर मान लो कंस्ट्रिक्शंस आ जाती है तो वहां पे अपने लॉज होने के चांसेस होते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल के। ठीक है, तो एनी स्वेलोड ऑब्जेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू लॉज एट द कंस्ट्रिक्टेड एरिया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर मान लो अपन कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लेते हैं, तो वो कोरोसिव सब्सटेंस जो है ना, बाकी पार्ट से तो वो जल्दी पास हो जाएगा क्योंकि वो उनका जो न्यूमन है वो थोड़ा ब्रॉड है, बट जैसे ही कंस्ट्रिक्शन वाला एरिया आएगा वहां से वो फिसल के, मतलब वहां से चिपक के वो पास करेगा कोरोसिव सब्सटेंस। तो उस वाले रीजन के अंदर वो स्लोली पास करेगा, इसलिए उस वाले रीजन को वो कोरोड ज्यादा कर देगा। इसलिए कंस्ट्रिक्शंस वाला एरिया जो होता है वो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं जब अपन भी कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लेते हैं। तो ऑन इंजेक्शन ऑफ द कोरोसिव सब्सटेंस it passes slowly through the narrow regions, that is constrictions of the esophagus, hence causes more damage at these sites. ठीक है, और लास्ट इसका क्लिनिकल क्या है कि जब भी अपन मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालते हैं अपने वाया दिस, मतलब अगर मान लो अपन को स्टमक को एग्जामिन करना है या फिर इसोफेगस को एग्जामिन करना है, तो वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उनके पैसेज के अंदर प्रॉब्लम देते हैं ये कंस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जहां पे ये नैरो हो जाता है ना, वहां पे फिर ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर जाना होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, तो दीज कंस्ट्रिक्शंस आल्सो कॉज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ इसोफेगस का, तो तुम इतना लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। फिर अपन थोड़ा और देख लेते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ द इसोफेगस। तो देखो, पिछले वाले वीडियो के अंदर ही मैंने तुम्हें समझा दी थी ब्लड सप्लाई। तो देखो, ये अपना आर्च ऑफ ऑर्टा है और ये अपना नीचे थोरेसिक ऑर्टा है। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने ऑर्टा पढ़ा था। तो ये जो थोरेसिक ऑर्टा है ना, अपना डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, इससे डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती है। मैंने तुम्हें बताया था इसोफेजियल ब्रांचेस, जो कि अपना मिडल 1/3 को सप्लाई करता है, या फिर अपन बोल सकते हैं ये जो थोरेसिक पार्ट है ना 20 सेंटीमीटर्स वाला, उसको सप्लाई करने के लिए अपनी डायरेक्ट ब्रांचेस आती है इस डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा से। तो इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा सप्लाई करती है अपनी दिस थोरेसिक पार्ट को। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं अपन जब, तो ये अपना जो एब्डोमिनल पार्ट है इसका, उसको कौन सप्लाई करता था? तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये एब्डोमिनल ऑर्टा जो होता है उसकी एक ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक। अभी जो सीलिएक ट्रंक है ये एक ब्रांच देता है अपना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती है अपनी इसोफेजियल ब्रांचेस। तो इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है अपनी एब्डोमिनल पार्ट को। ठीक है, मिडल जो अपना थोरेसिक पार्ट है उसको सप्लाई करता है डायरेक्ट एब्डोमिनल ऑर्टा, जो अपना एब्डोमिनल पार्ट है उसको सप्लाई करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इसोफेजियल ब्रांचेस, और जो ऊपर वाला जो पार्ट बच गया उसको कौन सप्लाई करता है? सर्वाइकल पार्ट। तो इस सर्वाइकल पार्ट को सप्लाई करता है, देखो ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, और ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी, दोनों सबक्लेवियन आर्टरीज है। तो सबक्लेवियन आर्टरी अपन ने अभी तक पढ़ी नहीं है, सबक्लेवियन आर्टरी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे हेड एंड नेक रीजन के अंदर।
तो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है इसकी फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसको अपन बोलते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है ना, इसकी एक मेन ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं अपन इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। ये जो है ये वाली आर्टरी है इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी ही अपनी सप्लाई करती है इस सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को। समझ में आया? होता क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे हेड एंड नेक के अंदर। इस सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से, फिलहाल के लिए तुम याद रखो कि फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं अपन थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ना, उसकी ब्रांच होती है अपनी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और यही इंफीरियर थायराइड आर्टरी अपनी सप्लाई करती है ईसोफेगस के अपर पार्ट को, या फिर अपन बोल सकते हैं सर्वाइकल पार्ट को, ठीक है। और इसी के अपोजिट में इनकी वेन्स होती है। तो ब्लड सप्लाई के अंदर देखें तो सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। तो सर्वाइकल पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई क्या है? बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज क्या है? बाय इंफीरियर थायराइड वेन। एब्डोमिनल पार्ट देख लेते हैं। एब्डोमिनल पार्ट क्या है? बाय इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज है बाय इसोफेजियल वेन्स ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। थोरेसिक पार्ट की बात कर लेते हैं तो थोरेसिक पार्ट मैंने तुम्हें बताया कि बाय इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ थोरेसिक ऑर्टा, थोरेसिक ऑर्टा से डायरेक्टली ब्रांचेस निकलती है जो सप्लाई करती है अपनी थोरेसिक पार्ट को। मगर वहीं पे वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वीनस ड्रेनेज होती है अजाइगस एंड हेमिअजाइगस वेन के अंदर, ठीक है। ये तुम याद रख लो। तो अपना ब्लड सप्लाई भी हो गया, अब अपना लास्ट नर्व सप्लाई। अब ईसोफेगस एक अपना क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन्स की जितनी भी नर्व सप्लाई होती है, मैंने तुम्हें जनरल एनाटॉमी में बताया था, अभी सिंपैथेटिक वाला जो वीडियो था अपना सिंपैथेटिक चेन वाला, उसमें भी बताया था कि ऑर्गन्स जितने भी हैं वो ऑटोनॉमिकली कंट्रोल होते हैं। मतलब उनको अपन खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो वैसे ही अपना जो नर्व सप्लाई है ईसोफेगस की, वो देखो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होती है ना, ये आके ईसोफेगस के पास एक प्लेक्सस बना देते हैं, उसको बोलते हैं अपन ईसोफेजियल प्लेक्सस। तो ये जो ईसोफेजियल प्लेक्सस होता है ना, उसी से छोटी छोटी नर्व्स निकलती है जो अपनी ईसोफेगस को सप्लाई करती है। तो मेनली ईसोफेजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है अपना ईसोफेगस को। अब ईसोफेजियल प्लेक्सस बना किस किस से होता है? तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक कंपोनेंट और एक पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट। सिंपैथेटिक कंपोनेंट जो होता है वो बनता है अपना नर्व से जो निकलती है अपने T1 से लेके T5 सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, ठीक है। जो T1 से लेके T5 जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं उनसे अपनी ब्रांचेस निकलती है सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वेगस नर्व से, लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व जो होती है उनसे अपनी सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो आई होप कि तुम्हें ईसोफेगस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना तुम पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। मेन इसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस आने के चांसेस होते हैं, बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसोफेगस के बाद अपन पढ़ने वाले हैं मीडियस्टेनम, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियस्टेनम, और अगर तुम्हें मीडियस्टेनम पढ़ना है तो तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।